तो भाई जैसा हम आजकल देखते हैं कि जो लेफ्ट लिबरल्स है, जैसे रविश कुमार हो गए, ध्रुव राठी हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, अजित अंजुम है, हमारे देश की भी और बाकी बाहर की भी अगर हम देखें तो लेफ्ट लॉबी जो देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक होती है इस्लाम के लिए। जैसे कि बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है, उसके पीछे के कारण क्या है? देखो, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट देखने को मिलता है दैट इज़ फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड। जैसे हमने नुपुर शर्मा केस में देखे थे कि ग्रूसम मर्डर्स हुए, दो से तीन मर्डर्स हुए। और चार्ली हेब्डो केस में भी हम देखा था कि वहाँ पे भी नहीं टॉलरेट कर पाए लोग। और एक प्री इंडिपेंडेंट टाइम्स में भी एक बुक बनी थी जो कि कंट्रोवर्शियल थी, तो उनको भी ऐसा ही मरना पड़ा था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स है इफ़ यू डिग डाउन। और ये सपोर्ट सिर्फ अभी जैसे कई बार सामने आया है कि ऑनलाइन बुलिंग भी होती है, ऑनलाइन अटैक्स होते हैं। तो ऑनलाइन अटैक्स ये जनरली लेफ्टिस्ट लोग करते हैं। जैसे कैरोलिना गोस्वामी ने उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर ध्रुव राठी सपोर्टर्स ने कितना अटैक किया था। हमने भी जो वीडियो डाली थी, हमारे ऊपर भी कितना अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी है कि इफ़ यू आर अगेंस्ट अस, थोड़ा सा भी एक पॉइंट पे भी डिसएग्रीमेंट है तो यू आर अगेंस्ट अस। अगर तुम थोड़ा सा भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो भी ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा एग्री करो तो ही तुम हमारे साथ हो। हम अगर केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम भी केजरीवाल को ही सपोर्ट करो। ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी में कुछ अच्छे गुण देखेंगे और फिर मोदी जी में कुछ अच्छे गुण देखेंगे, या फिर दोनों में कुछ फॉल्ट्स देखेंगे। नहीं, अगर पूरा का पूरा केजरीवाल समर्थक या तो फिर पूरा पूरा मोदी समर्थक, ये दो दो है। तो ये हमें देखने को मिलता है, इनमें एक बाइनरी वर्ड जो है ये। जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो भारतीय यूथ है उनको एक रैशनल दिमाग जो है वो क्रिएट कराना बहुत ज़रूरी है कि जो भी पार्टीज़ है, जो भी गवर्नमेंट है या जो भी स्टेट्स में गवर्नमेंट है, उनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी है, कुछ बुरी पॉलिसीज़ भी है। जो अच्छी पॉलिसीज़ है उसको कंटिन्यू रखने के लिए उनका जो अच्छाइयाँ है, क्योंकि हम जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या है, किसी एक राज्य में अगर कोई अच्छी पॉलिसी लाई गई है तो बाकी स्टेट्स ने भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो स्टेट्स में भी कुछ अच्छाइयाँ हो, भले वो अपोजिशन पार्टी में क्यों ना हो। और दूसरा ये है कि अगर आपको किसी स्टेट की गवर्नमेंट में कुछ बुराई दिखाई देती है तो उसको क्रिटिसाइज करना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो बुरी, तो पूरी तरीके से उसको बुरा बोलो। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अच्छा बोलना है तो पूरी तरीके से अच्छा बोलो, भले ही उसके अच्छे गुण बुरे गुण वो देखने में कोई मतलब नहीं होता है। इसी पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सपेंड करना चाहूँगा। ये सिर्फ वायलेंस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अटैक्स नहीं हो रहे, ये ग्रूसम अटैक्स है। जैसे हमने गिरिजा टिक्कू को देखा था, कितना बुरी तरीके से उन्हें मारा था कश्मीर में। हम छत्रपति संभाजी महाराज का जो देखते हैं, उनको कितने बुरी तरीके से मारा था। इवन हम सौरभ कालिया का देखे थे कारगिल वॉर के टाइम्स। तो एक डर बिठाने का कि हम इतना बुरी तरीके से आपको मार देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न, ये काफ़ी बड़ा। सिर्फ मारने से बहुत सारे लोग बोलते कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन टॉर्चर से बहुत ज़्यादा लोग डरते, क्योंकि टॉर्चर भी जब इतना ग्रूसम हो, जिसमें आपकी स्किन पील ऑफ कर दी जा रही हो या फिर इतना बुरी तरीके से मारा जा रहा हो, तो वो तो किसी को भी डरा देगा। तो कहीं ना कहीं ये एक फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड है। जैसे वेस्ट में आपको, जैसे इंडिया में कास्टिस्ट किसी को बोल दे तो बहुत बुरी चीज़ उसको माने जाती है कि भाई ये कास्टिज्म फैला रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अगेंस्ट प्राविधान भी किए गए। वैसे ही जैसे मॉडर्न अमेरिका के जो फादर जिनको कहा जाता है अब्राहम लिंकन, उनके टाइम पे ये देखा गया था कि जो रेसिज्म था उसके कारण दोनों में देश सामने नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब्राहम लिंकन के हिसाब से अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है, ग्रेट बनना है, तो दोनों को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट तब से ही एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और फिर अमेरिकन सिलेबस में भी उसको इंक्लूड किया गया कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे पास्कल ब्रकनर ने आर्ग्यू किया था कि इस्लामोफोबिया जो है ये काफ़ी क्लेवर इन्वेंशन था, क्योंकि इसमें आप क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकते। अगर इस्लाम है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। ये वेस्ट में एक चीज़ हो गई है। नहीं, मतलब ये जो इस्लामोफोबिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इस्लाम के अगेंस्ट हेट्रेड फैला रहे हो, या फिर आपके मन में इस्लाम के अगेंस्ट हेट है। तो भले ही वो चीज़ जो आप हेट कर रहे हो, वो भले ही चीज़ आप, मतलब जैसे हिंदूज ने सती को क्रिटिसाइज किया,
जैसे हिंदूज ने कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसिज्म को सहा, और ऐसे ही क्रिश्चियंस में भी काफ़ी सारी रिफॉर्म्स हुए हैं। जैसे 11th सेंचुरी के जो क्रिश्चियन क्रूसेड्स थे, उस हिसाब से आपके क्रिश्चियंस आर वेरी डिफरेंट। बुद्धिज़्म में भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं टाइम एंड अगेन, के जो महायान ये वगैरह जो उनमें रिफॉर्म्स आए हैं। जो जैनिज्म में पहले लिखते नहीं थे, फिर वो लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। तो सारे रिलीजन्स में रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लामोफोबिया बोल देते हैं और आप सोचते हो कि यार इस्लामोफोबिक बोल देने से इतना डरते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो वेस्ट में अगर इस्लामोफोबिक बोल दिया तो दैट इक्वल्स टू रेसिज्म। जैसे हमने बोला कि वहाँ पे रेसिज्म है तो आपका पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे भी नुपुर शर्मा का देखते हैं कि इतना फ्लरिशिंग उनका करियर था स्पोक्स पर्सन के हिसाब से, उसके बाद में पूरा सबोटाज हो गया। और मोदी जी को भी वीज़ा नहीं मिल पाता था यूएस में, बिकॉज उनको इस्लामोफोबिक करके देखा जाता था, रेसिस्ट देखा जाता था। अब मोदी जी कहाँ से रेसिस्ट हो गए पता नहीं। तो बेसिकली ये एक चीज़ है कि फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड, फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट इस्लामोफोबिक, फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट रेसिस्ट। तो सिर्फ अटैक में ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ फिजिकल अटैक्स यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्बल अटैक्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन अटैक्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन अब्यूजेस भी हो सकते हैं। आपको डिग्रेड कर सकते हैं कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुम अनएजुकेटेड हो, तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो, अरे तुम तो भक्त हो, ये सारी चीज़ें भी, ये भी अटैक्स ही काउंट हो। लेकिन अगर फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड ऐसा है तो जैसे जो लेफ्ट लिबरल्स है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो एक सेक्युलरिज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सेक्युलरिज्म एक तरफा जो सेक्युलरिज्म होता है, जैसे अगर हम यूएसए देखें, अभी यूएसए में भी सेक्युलरिज्म है और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ही अपन ने अपनाया हुआ है। भले ही वहाँ पर नेगेटिव कंसेप्ट है, हमारे यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी हो, लेकिन सेक्युलर वो भी है, सेक्युलर हम भी है। अभी वहाँ पे हाल ही में देखा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है जो अभी शपथ लेने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने बाइबल जो है उसको अपनाने की कोशिश की कि भाई बाइबल वहाँ पर रहेगी जब वो शपथ ग्रहण जो है वो करेंगे। अब सोचिए कि अगर हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो अगर ऐसा बोल दे कि भगवत गीता जो है वहाँ मैं पास में रख के शपथ जो है वो लेना चाहूँगा, तो फिर तो कितना क्रिटिसिज्म होगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा। तो ये जो चीज़ है कि लेफ्ट लिबरल्स की कि एक तरफा जो सेक्युलरिज्म उनका चलता है कि भाई अगर जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी लाई जा रही है तो बहुत अच्छी है, वो लाना चाहिए, लेकिन अगर हिंदुओं के लिए कोई पॉलिसी लाई जा रही है तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो ऐसा जो यहाँ पर किया जाता है कि आपका सेक्युलरिज्म रहना चाहिए एक तरफा, लेकिन वही अगर हम मुस्लिम मेजोरिटी देश देखते हैं तो वहाँ पर ना ही सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है और ना ही लेफ्ट लोग देखने को मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर ये फियर नहीं होता है क्या कि अगर ठीक है, अगर हम जो सपोर्ट कर रहे हैं फिर अगर हम इस तरीके देश में चल जाते हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है तो वहाँ पर तो अस्तित्व ही नहीं है फिर, राइट। तो इसके लिए हम देखते हैं इनकी आइडियोलॉजीज पे। दूसरा हमारा पॉइंट वैसे भी आइडियोलॉजी था। दोनों की आइडियोलॉजी में अगर हम देखें तो बाइनरी में काम करते हैं, एज वी हैव सेड। एक तो अप्रेस्ड है, अप्रेसर है। इनके हिसाब से अगर आप इमिग्रेंट हो, अगर आप माइनॉरिटी हो, लेफ्ट के हिसाब से यू आर अप्रेस्ड, चाहे कुछ भी हो। फिर जैसे आपने भी एक बार मैंने आपसे भी सुना था कि माइनॉरिटी तो ब्रिटिशर्स भी थे, लेकिन इनके लॉजिक के हिसाब से वो अप्रेस्ड ही होंगे। इनका एक स्ट्रेट जैकेट इनकी आइडियोलॉजी होती है। ब्रिटिशर्स जो है वो बेचारे थे क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। तो ये इनका एक स्ट्रेट जैकेट आइडियोलॉजी है, अगर उसमें फिट बैठ रहा है तो सही है। इनकी आइडियोलॉजी अगर हम देखते हैं तो इनके इसमें नेशनलिटी का कंसेप्ट ही नहीं है। जो जैसे हम देखते हैं कि स्टालिन ने मिलियंस ऑफ रशियंस को मरवाया था, कई यूक्रेनियन फार्मर्स को, जस्ट बिकॉज उनके पास में लैंड होल्डिंग्स थी। कुछ लोगों के पास तो बेचारों के पास थोड़ी सी गायें थी, तो उनके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप से उनको मार दिया था। माओ जेडोंग ने भी 80 मिलियन लोगों को मारा, उसमें कई सारे लोग चाइनीज भी थे। हम पोल पॉट जो कैम्बोडियन लीडर थे उनकी बात करें तो उन्होंने भी मिलियंस ऑफ लोगों को मरवाया। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि इनके दिमाग में नेशनलिज्म का कुछ है ही नहीं, नेशंस का ही नहीं। जैसे हम जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि कार्ल मार्क्स की जो है, उन्होंने बोला था कि प्रोलेटेरिएट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तुम क्या लूज करोगे? सिर्फ तुम अपने शैकल्स और जो बाइंडिंग्स है उसको ही लूज करोगे। मतलब उनके हिसाब से सिर्फ वर्किंग क्लास ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग क्लास कहीं भी हो तो आप यूनाइट हो जाओ। एक इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन लेफ्टिस्ट लोगों ने किया गया। तो ये इनके दिमाग में ये है ही नहीं कि कोई नेशन होगा, उस नेशन में पूरी तरीके से शरिया आ जाएगा और वहाँ से पूरे लेफ्ट्स एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो वो उनके दिमाग में अभी है ही नहीं। और जो इनकी केस इसलिए शायद नेशनलिज्म जो है उसको एक बीमारी की तरह ये लोग देखते हैं कि नेशनलिज्म मतलब एक बीमारी है। ऐसा ही जो एक कोट है वो ध्रुव राठी ने शेयर भी किया था कि नेशनलिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक बीमारी की तरह है। राइट। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारा जो इनका स्टडी होता है, रिसर्च होता है, वो ऐसी जगहों पे है जहाँ पे टॉलरेंस है। फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल यूएस, जहाँ पे इनको स्टडी करना अलाउड है, और वही का सैंपल लेके वो लोग टेस्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एंटीसेमिटिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जूस के अगेंस्ट जो हेट्रेट है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी इन वेस्ट अमेरिका में। एंटीसेमिटिज्म का मतलब अगर ऑडियंस को पता चले तो जो जूस को हेट्रेट करना, जो है कि मतलब जूस ही जितने भी प्रॉब्लम्स है दुनिया में उसके कारण जूस ही है। हाँ, तो जूस के बारे में जो बोला जाता है वो चीज़। तो देखा जाए तो इनका सैंपल जो है वो भी ऐसे ही देशों से है। इनकी स्टडी तो वहाँ जो देश जहाँ पे मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान जैसे देशों में, वहाँ पे तो इनकी स्टडी हो ही नहीं सकती। तो इनके पास में मटेरियल ही नहीं है पढ़ने के। और लेफ्टिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ने पे ज़्यादा विश्वास है। जो लिटरेचर होता है, जो इनके ही लेफ्टिस्ट लोगों के द्वारा लिखा गया है वही लिटरेचर। तो ये एक पॉइंट है कि जिसके कारण ये समझ नहीं पा रहे कि अगर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में या फिर जो शरिया लॉ अगर आ जाता है तो उसके बाद में लेफ्टिस्ट तो रहेंगे ही नहीं। ये वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। इनके हिसाब से ये कभी होगा ही नहीं। ये इनके हिसाब से जिनके पास में पैसे है वो खतरा है। जिनके पास जो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दीज गाइस। तो ये एक पॉइंट है कि कैसे आइडियोलॉजी इनकी काइंड ऑफ डिसिमिलर होके भी बहुत सारे लोगों को ऊपरी तौर पर लग सकता है कि हाँ यार कि ये एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट नहीं करते। जैसे सीरिया में स्टोन्ड एक एलजीबीटी कपल को पत्थर मार मार के मार दिया था, स्टोन टू डेथ। लेकिन उसके बारे में कई आर्टिकल नहीं छपा, कहीं कुछ छोटे से आर्टिकल में कहीं पे थोड़ा सा मेंशन हुआ था। लेकिन उसके बाद जब इजराइल में एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करते वक्त वहाँ पे रैलीज निकाली गई तो बोलते कि हाँ ये इजराइल जो गलत कर रहा है ना उसको मास्क करने के लिए इसी पे। मतलब अगर कुछ सही भी कर दे तो तुम गलत ही कर रहे हो, गलत भी कर रहे हो तो तुम सही कर रहे हो। और ये बोलते कि स्ट्रगल भी ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इनइक्वालिटी, इन्होंने तो लैंड कब्जा लिया ना, उसको लैंड ग्रैबिंग की तरीके से देखा जाता है। जब 1948-49 में जब जूइश लोग जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप की एक प्रोटेक्शन में आने के लिए, अपनी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, तो उस समय कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट लोग दे वर सपोर्टिंग दिस गाइज। लेकिन फिर जैसे देखा कि 1961-69 में जो अरब वॉर जो हुआ था, 7 डेज वॉर वगैरह जो वॉर्स हुए, उसके बाद में देखा कि इजराइल हैड एन अपर हैंड। तो देखा गया कि हाँ भाई ये तो ऑपरेस नहीं रहा ये ऑपरेसर हो गया तो फिर इनका वो टूट गया नाता, नहीं भाई तो तुम गलत ही हो फिर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहीं से जो इनका सपोर्ट है, हैंड इन हैंड जो चलते हैं, यहीं से आते हैं। अभी जैसे अगर हम ज्यूज का देखते हैं, जैसे ऑपरेस्ड और ऑपरेसर की बात आती है, तो वो जो ज़मीन है जहाँ पे अभी ज्यूज कह रहे हैं कि वो उनकी ज़मीन है, इजराइल, अगर इतिहास में काफ़ी पहले हम जाए तो ज़मीन ज्यूज की ही थी। फिर उसके बाद ज्यूज को जो इधर उधर पूरा यूरोप में भगा दिया गया था, उन पर अत्याचार हुआ था, वो इधर उधर चले गए थे। उसके बाद फिर जब यूरोप में भी उन पर अत्याचार होने लगा तो एक ज़मीन उनको चाहिए, इसके लिए वो वापस इजराइल में आने लगे। तब तक पैलेस्टीन जो है वो बन चुका था, मतलब जो अरब्स है उन्होंने उस पर कब्जा कर चुके थे। तो अब जब वो अपनी ज़मीन यहाँ पर ले रहे हैं तो बेसिकली जो ऑपरेस किए गए हैं वही तो अपना हक मांग रहे हैं। राइट, यही हमारे तीसरे पॉइंट पे आता है, क्योंकि इनका पॉइंट ये नहीं है कि आप लोग क्या सोचते हो, आपकी आइडियोलॉजी ठीक है। अगर आपके पास पैसे है ना तो यू आर गुड बैड। आप वो 10 साल में कमाओ, 5 साल में कमाओ, 2 साल में कमाओ। जैसे अडानी को क्यों विलीफाई किया जाता है भाई, वो 10 साल में पहले से भले ही वो एक्सप्लॉइट हुआ होगा, अडानी जी को भी मार्केट फोर्सेस ने एक्सप्लॉइट किया होगा, पॉलिटिकल फोर्सेस ने एक्सप्लॉइट किया होगा, वो नहीं देखा जा रहा। लेकिन वो 2-4 साल में अगर इफ ही इज ग्रोइंग, एलन मस्क को भी विलीफाई किया जाता है। तो ये इनके लिए मैटर ही नहीं करता कि आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है या नहीं है। इनके लिए ये मैटर करता है कि अभी आपके पास में पैसे हैं या नहीं। अगर आप सोर्सेस लेके बैठे हो तो देन यू आर रॉन्ग। तो इनके दिमाग में ये सबसे बड़ी ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन इज द बिगेस्ट डिस्टिंक्शन फॉर द लेफ्टिस्ट माइंडसेट।
तो क्या इस वजह से ही फिर जो कॉन्सेप्ट है एक इंडिविजुअल का कि जो अमीर है वो बुरा है और जो गरीब है वो अच्छे है, ये देश पे भी लागू होता है, इसलिए अमेरिका जो है वो बुरा है और पाकिस्तान जो है वो अच्छा है? यू कैन से दैट, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अमीर हो तो आप गलत हो, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज जिस पे दूसरों का हक है, उसने मेहनत की, उसने इनोवेशन किया, कहीं ना कहीं ये इनोवेशन को भी इस हिसाब से खारिज कर। और इसी वजह से शायद बांग्लादेश जो पहले अमीर था तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, अभी वहाँ पे तत्ता पलट हुआ है, गरीब हो गया है, तो अब उनको मजा आ रहा है आपसे। इंडिया भी वैसे ही, जब इंडिया ग्रो नहीं कर रहा था इतना, तो इन लोग को अच्छा था कि हाँ भाई रोड नहीं, फुटे रोड्स ही चाहिए। जैसे रोड्स की क्या जरूरत है, जरूरत है सब नहीं, हाईवेज की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है भाई, गरीब रहो, सब गरीब रहो। आज मैं नागपुर से मुंबई मैं जब जा रहा था, तब पहले नागपुर से मुंबई तो बाय रोड कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन आज जब मैं गया तो 8 घंटे में मुंबई पहुंच गया। वक्त बचता है, कंफर्ट आता है, सब कुछ होता है, लेकिन हाईवेज की ज़रूरत नहीं है। राइट और अगर आपको यही सब, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि इसमें एविडेंस भी मांग सकते हैं, तो अगर आप जो इजराइल अरब वॉर्स के पहले देखेंगे तो नसीरिज्म था इजिप्ट में, बाथिज्म था सीरिया में, और उसके बाद में यमन में भी कम्युनिस्ट पावर थी। तो यही जो मिडल ईस्ट जो आज मतलब इस्लाम का जहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे इस्लाम को डिफेंड किया जा रहा है, वहाँ पे कम्युनिस्ट हुआ करता था ना, ज़्यादा दूर पहले की बात नहीं है, 1960s 1970s की बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे कि हाँ इनकी थिंकिंग मिल रही है। और जब देखा गया कि वॉर हार गए, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी, तो फिर वहाँ के लीडर्स उन्होंने एक डिवाइस किया कि हाँ ये हम रिलीजन की ओर ले जाएंगे, लोगों को रिलीजन के नाम पे यूनाइट करेंगे, ताकि जो रियल इश्यूज है उससे भूल जाए ये लोग। तो यहाँ उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब भी इस्लाम अटैक्स या फिर इस्लामिक अटैक वगैरह देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनको यही बताया जाता है कि ये अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गरीब है, ये अप्रेस्ड है। ब्रिटिश के एमपी ने और कुछ ब्रिटिश थिंकर्स थे उस हिसाब से, वो लोग बोलते थे कि अगर हमारे साथ ऐसा अटैक होता ना, जो टेररिस्ट अटैक तब हुआ था, कि तो अगर हमारे साथ में भी ऐसा अत्याचार होता तो हम भी ऐसे ही अटैक करते। एंजेला मर्केल ने जो इमिग्रेंट के लिए पॉलिसी जो डिवाइस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम मतलब उनका एक थिंकिंग था कि लेफ्टिस्ट लोगों को वी आर मोरली राइट, उनका दिमाग में होता है कि मोरली राइट है, हम सही कर रहे हैं। उसके बाद जो इमिग्रेंट्स ने इश्यूज वहाँ पे किए, चाहे वो विमेन पे असॉल्ट्स हो या फिर वायलेंस हो या फिर लेटेस्ट जो अटैक्स देखने को मिले हमको, या फिर बिल्डिंग्स को डैमेज करना हो, या फिर हेट क्राइम्स हो, ये सारी चीज़ें। जैसे एक वीडियो बीच में रिलीज हुई थी, एक जर्मन लेडी या फिर कोई यूरोपियन लेडी थी, वो आगे चल रही है और एक इमिग्रेंट उनके पीछे चल रहा है कि आप ये शोल्डर्स जो दिखा रहे हो या फिर जो स्किन दिखा रहे हो आपने नहीं करना चाहिए, आपने हिजाब पहनना चाहिए, और उनके पीछे वो स्टॉक करते हुए चल रहा है। तो ये इश्यूज जब दिखते हैं तो क्या बोला जाता है जर्मन के लेफ्ट में कि नहीं, हमने ही थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, हमारी जर्मन वैल्यूज़ को, क्योंकि इन लोग के इसमें नेशन तो ही नहीं। जैसे अमेरिका में जब एंटी अमेरिकन कहा गया था कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि वो खड़े नहीं होते नेशनल एंथम पे, तो लेफ्टिस्ट द्वारा उनको डिफेंड किया गया। जैसे इंडिया में भी हुआ था, क्या ये तुम्हारी गधी पेट्रियोटिज्म है जो खड़ा रहना के बात कर। एंथम जब सिनेमा में चलाने की बात हो रही थी, उस समय पे भी उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि जिसको खड़े होना है वो हो, जिसको नहीं होना है, हर किसी का अपना अपना नेशनलिज्म दिखाने का एक ये है तरीका है, तो खड़े होना ही क्यों ज़रूरी है। जैसे अक्टूबर 7 अटैक्स हुए थे इजराइल पे हमास के द्वारा, उस समय रसेल रिकफोर्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या कहा था, दैट ही फेल्ट एक्सिलरेटेड, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था ये अटैक हुआ। फिर जोसेफ मसाद है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी इस अटैक को ऑसम कहा था। मतलब जैसे नोम चोम्स्की या फिर जूडिथ बटलर की बुक्स काफ़ी पढ़ी जाती है कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, इवन यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, जो बहुत सारी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में इनको एक कम्युनिस्ट थॉट के तरह और देखा जाता है। जो बच्चे जाके आगे फिर एनजीओज में काम करते हैं, न्यूज़ चैनल्स में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नोम चोम्स्की या फिर जूडिथ बटलर को पढ़ा ही होता है। तो उन बुक्स में हमास को प्रोग्रेसिव लेफ्ट का पार्ट बताया गया है, मतलब जब इन्फर करोगे आप उसको तो। और आपको मैं एक सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ
कि ओसामा बिन लादेन के यहाँ पे भी चोम्स्की की बुक मिली थी। तो इतना जब ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे डेवलप हो गई है ऐसी डेवलप हो गई होगी, कोई ना कोई उसके पीछे तथ्य होगा, कोई लिटरेचर जो है वो भी हमको देखने को मिल रहा होगा इसके पीछे। जैसे सईद कुतुब है जिन्होंने मॉडर्न जिहादिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया अपनी बुक माइलस्टोन्स के द्वारा। तो उस किताब में मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की गई है, मुस्लिम ब्रदरहुड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉर्डर्स। और कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टेररिस्ट आउटफिट्स है जैसे आईसिस हो गया, जैसे बोको हरम हो गया, ये सारे लोग इस किताब से इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन की लाइब्रेरी में नोम चोम्स्की की तो बुक मिली थी जो कि लेफ्टिस्ट राइटर है, और साथ में सईद कुतुब की भी बुक मिली थी। नाउ ये जो सईद कुतुब की बुक है, बहुत सारे लोग ये बोलते कि सईद कुतुब तो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे, लेकिन अगेंस्ट नहीं थे टोटली। हो सकता है कि कुछ पॉइंट से वो उससे सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन वो बुक्स, उनकी बुक की उसी से वही थॉट से आ रही है जो ब्रदरहुड की वगैरह बात हो रही है। जैसे यहाँ पे वर्किंग क्लास की ब्रदरहुड प्रोलेटेरिएट की तरीके से होती है, वैसे यहाँ पे भी ब्रदरहुड की बात हो रही थी। और अगर आप व्लादिमीर लेनिन की बुक ले लो, व्हाट इज़ टू बी डन, उस बुक को अगर आप पढ़ो और बाद में सईद कुतुब की पढ़ो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो काफ़ी सिमिलर है। अब मार्क्सिज्म का जो प्रीकर्सर था दैट वाज हेगेलियनिज्म, और अगर हेगेलियनिज्म की थॉट प्रोसेस देखोगे और सईद कुतुब की थॉट प्रोसेस देखोगे तो काफ़ी सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो लिटरेचर बेस है इनका मेल खा रहा है। तो ये जो आइडियोलॉजी है इसको अगर एक लाइन में समराइज करके बताना है क्या आइडियोलॉजी थी तो क्या था? आइडियोलॉजी वही है कि ऑप्रेस्ड ऑप्रेसर, बाइनरी राइट और रॉन्ग, या फिर ब्रदरहुड वाली। मतलब अगर आपके खिलाफ, अगर आप बहुत ज़्यादा और आपके पास में सोर्सेस नहीं तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा वर्ल्ड ओवर। आप किस देश को मैटर नहीं करता, आप किस क्लास के हो, कौन से इकोनॉमिक्स क्लास के हो, दैट मैटर्स। जैसे सईद कुतुब की जो किताब थी, इसी से लोग ये जो मॉडर्न हम देख रहे हैं कि इंस्पायर हुए। और फिर जैसे माइकल फोकल्ट हो गया या फिर रशीदी साहब जो हो गए, इनकी बुक से तो फिर ये जो यूनिवर्सिटी, लेफ्टिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और जब ये यूनिवर्सिटीज़ के बुक्स में ये लोग पढ़ते हैं कि हाँ ऑप्रेस्ड ऑपरेसर ये सब, और फिर वो सईद कुतुब को भी पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये भी तो रीज़न जो है, ये इस्लामिक जो स्ट्रगल हमको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वेल्थ रिसोर्सेज वेस्ट के हाथ में गए, ये कॉलोनियल्स थे, इन्होंने कॉलोनियलिज्म किया और फिर उसको इक्वेट कर देते हैं। और जैसे आज के जो भी हम मॉडर्न BBC वगैरह देखते हैं, इनका कहीं ना कहीं जो इनकी थिंकिंग प्रोसेस थी वो ब्रिटिश काल से ही चल रही थी, जो इंडिया में ब्रिटिश काल हुआ करता था। तो उस समय तो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तो कहीं ना कहीं इनका एक लिटरेचर बेस ही उस थिंकिंग पे बना हुआ है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ में अगर लिटरेचर बेस वाइडली प्रिवेलेंट है। और इसी का एक और जो चीज़ निकलती है, जैसे आपने BBC की बात की, वैसे ही ना ये भी देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड वाइड मीडिया है वो भी इसी तरीके से टिल्टेड है। मतलब अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में आपको अगर किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोई अत्याचार होता है, तुरंत आपको हेडलाइन में वो चीज़ दिखाई देगी। जैसे अभी जर्मनी में जो अटैक हुआ वो मुस्लिम था, लेकिन उसमें लिखा क्या गया, हेडलाइन जो है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में एक्स मुस्लिम, और जबकि बाद में जो एक्स मुस्लिम्स है वहाँ के, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि ये ढोंग है, ये एक्स मुस्लिम नहीं है, इसकी विचारधारा जो है कम्प्लीटली इस्लामिक है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, मीडिया ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं रोल जो है वो प्ले कर रहा है ये चीज़ को नलीफाई करने के लिए, और जो एक ये एजेंडा है इसको पूरा करने के लिए। या हमने आइडियोलॉजी की बात कर ली, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है आज के दौर पे दैट इज फाइनेंसेस। आपको फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है। तो हमने देखा था कि एंजेला मर्केल के केस में बहुत सारे लोग ये देख रहे थे कि इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, उनकी जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स थी, देख रहे थे कि हम जर्मनी जो है वो उसकी इकोनॉमी इट वॉज ड्विंडलिंग, और कहीं ना कहीं देख रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज, डेवलपमेंट भी उतना कुछ हो नहीं रहा था। जो लोगों को देखने को मिल रहा था कि हमने डिफेंस पे भी कुछ स्पेंडिंग नहीं किया। जब यूक्रेन और वो जो वॉर होने लगा, तब उनको जब लगा कि जब सिचुएशन ही बनने लगी थी यूक्रेन वॉर की, तब बहुत सारे लोगों को लगा कि अगर नेक्स्ट वॉर होता है तो हमारे पास में बंकर्स भी नहीं है छुपने को। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए उनको पता था ये तो लोग वोट करने से रहे, तो वोटर्स कहाँ मिलेंगे, हाँ इमिग्रेंट्स को लेके आओ,
ये पोटेंशियल वोटर्स हो सकते हैं। इसलिए हम कई सारे लेफ्ट लेनिंग लोग देखते हैं कि जो मतलब क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि अगर आप एकदम ही कल्चरली इंडियन हो, कुंभ मेला में प्राइड फील कर रहे हो या फिर जो भी हमारी कल्चरल हिस्टोरी है उसको प्राइड फील कर रहे हो, तो आप गलत हो। आप मतलब एकदम हेट मॉन्गर हो, आप वॉर कर सकते हो, आप नेशनलिस्ट हो। एग्जैक्टली अभी काफ़ी सारे जो लेफ्ट लिबरल्स है उनके द्वारा कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मुस्लिम फेस्टिवल्स है उसको काफ़ी बड़ा करके बताया जाता है, विश किया जाता है। और वही अभी कुंभ मेला के बारे में इतना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि कुंभ मेला जो है, जो मतलब क्राउड है वहाँ पे, उसकी फ़ोटो लेकर काफ़ी सारे लोगों ने ये शेयर किया कि इतने लोग अगर करप्शन के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ आवाज़ उठाए तो कितना कुछ बदल सकता है देश में। और फिर उसके बाद कोई अगर मतलब ये कहते हैं ना कि इसमें क्या ही मिल रहा है, कुंभ मेला में जाके वो स्नान करके क्या ही मिल रहा है, उसके बाद जब कोई इसको जस्टिफाई करते हुए एक इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि क्या है ना, हर कोई स्पिरिचुअल तरीके से नहीं देख सकता है चीज़ों को, तो अगर उसको थोड़ा बहुत ये बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अगर इकोनॉमिक वैल्यू भी बताए कि भाई इकोनॉमिक वैल्यू भी कितनी ज़्यादा ये जनरेट कर रहा है, उसमें फिर ये क्या कहते हैं, देखो 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 रिलीजन में पैसा लेकर आ रहे हैं। जैसे देखो यार, आप कम्युनिस्ट लोगों का स्टार्टिंग हुआ उनके हिसाब से जब वर्ल्ड वॉर 2 का एरा चल रहा था, उस समय में ये कैपिटलिस्ट को सबसे बुरा मानते थे। और उस समय में कितने पॉजेस हो गए, कितने फैमाइन्स आ गई, उससे इनका कोई लेना देना नहीं रशिया में आया तो, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर सकते बिकॉज दे वर कम्युनिस्ट। और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट ये हमेशा से ही थे। तो कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है वो तो इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी का बेसिक्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी रीज़न के कारण डिमांड बढ़ रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? जैसे हमने भी देखा था कि कितनी सारी हनी बॉटल्स की डिमांड आ गई थी वहाँ पे, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स वहाँ पे खाया जाता है। तो उससे इकोनॉमी ग्रोथ हुई, कितना रोजगार जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट का जो हो गया। उसके बाद में एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हो गए, क्योंकि नदियों को क्लीन करना पड़ा। यमुना में अगर थोड़ी कुदाएंगे दिल्ली में, तो वो तो फिर भाई वो मुझे रन मूवी का सीन याद आता है। कोई मतलब ये वो भी एक निकला था ना कि जो देश के विरोध में है, जो डिक्टेटर है, वो इतना बड़ा कुंभ मेला जो है वो अरेंज कर रहे हैं, और जो डिक्टेटर नहीं है वही छठ पूजा के दिन गंदी यमुना में डुबकियां लगवा रहे हैं। राइट, वही तो मतलब जहाँ, क्योंकि यहाँ पे सीरियसनेस थी ना महाकुंभ के लिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो रिलीजन एंटी इंडियन, मतलब इंडिया, तुम एकदम इंडिया नेशनलिज्म करो ही मत, एंटी इंडियन बोल दिया तो। उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में केजरीवाल जी का, भले ही उनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो कहने लायक है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में, क्योंकि अभी वो जा रहे हैं पॉडकास्ट टू पॉडकास्ट घूम रहे हैं, तो उसमें एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि यमुना जो है वो साफ़ करने पर वोट नहीं मिलेंगे इसी से, लेकिन फिर भी मैं यमुना साफ करूंगा। तो इसी से समझ में आता है कि भाई 10 साल से यमुना साफ क्यों नहीं हुई, खुद नहीं उन्होंने बता दिया कि वोट नहीं मिलने वाले थे उस पर। और उनका प्राइम कंसर्न भी उन्होंने दिखा दिया कि वोट चाहिए। मतलब अगर जैसे राम मंदिर, हमने देखा कि राम मंदिर बनने के बाद में अयोध्या में ही बीजेपी की सीट हार गई, लेकिन फिर भी उन्होंने भी बोलना चाहिए था कि भाई इससे तो वोट नहीं मिल रहा, तो अभी हम महाकुंभ को होस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यही एक बीजेपी को सेट अपार्ट करती बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर राइट विंगर कोई हम देखेंगे कि वो अपनी आइडियोलॉजी को नहीं भूल रहे हैं। वो बोलते कि भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही हैं। वो ऐसा चेंज नहीं हो रहे, रंग बदलू नहीं हो रहे हो कि बाद हाँ कभी हिंदू हो गए, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए, कभी क्या हो गए, फिर कभी एकदम से गोत्र भी बताने लग गए, और कभी थे कि राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। अस्तित्व को नहीं मानते थे। इफ्तार पार्टी जो है वो अपने पीएम के ऑफिस में सेलिब्रेट की जाती थी और रिसोर्सेज पे पहला हक उनका बताया जाता था। तो वी कैन सी, और हिंदू टेररिज्म की भी बात उन्होंने फैलाई थी, ओके, वो तो एकदम डिफरेंट इशू हो गया। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम अगर देख रहे हैं कि ये लोगों में एक पॉलिटिकल इनको बेनिफिट चाहिए होता है, क्योंकि अगर जैसे एनडीटीवी को भी पॉलिटिकल बेनिफिट सपोर्ट चाहिए था। जैसे हमने मनमोहन सिंह जी की वीडियो में देखा था कि कैसे मनमोहन सिंह जी ने मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट पे टिप्पणी करने पर एनडीटीवी को फटकार लगाई थी। तो कहीं ना कहीं उनको भी उनका सपोर्ट चाहिए, और लेफ्ट लीनिंग पार्टीज है उनको भी वोट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मर्कल के केस में हमने देखा। तो ये एक हो गया कि वोट्स चाहिए। इमिग्रेशन को क्यों सपोर्ट करना है? वोट्स चाहिए। और इमिग्रेशन को क्यों सपोर्ट करना है? क्योंकि आप एम्प्लॉयबिलिटी, जो यहाँ के लोग हैं उनको तो वो तो पैसा बढ़ा के मांग रहे हैं, उनको सैलरी हाइक चाहिए, ये तो कम सैलरी में काम कर रहे हैं, तो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वर्कर्स का। और फिर वर्कर्स यूनियन की बात आ जाती है तो फिर ये भी सब वर्कर्स आ गए, फिर वो एक हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आना चाहूँगा दैट इज फाइनेंसेस।
अब फाइनेंसेस जो इन सारी चीज़ों को रिसर्च होते, किताबें लिखी जाती, इन सारी चीज़ों फाइनेंसेस से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो संस्कृत जो लिटरेचर था, गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता? क्योंकि तब लिटरेचर और जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी जितना, उतना संस्कृत में कभी नहीं लिखा गया। कालिदास हो गए, उसके बाद में तेनाली रामकृष्ण जो विजयनगर एम्पायर में थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक भास्कर 2 की जो लीलावती बुक है जो कि मैथमेटिक्स पे लिखी गई, वो बुक से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ लिखा है उस बुक में कि जो आजकल के मैथमेटिक्स के हिसाब से भी रेलेवेंट हो, और वो प्रीकर्सर हम उसको मान सकते हैं, काफ़ी आधुनिक था। लेकिन उसके बाद में हम कोई मैथमेटिशियन क्यों नहीं देख पाते? ही वॉज अराउंड 1000 के अराउंड थे, 1000 AD के अराउंड। लेकिन उसके बाद में क्यों मैथमेटिशियंस नहीं देख पाए? क्योंकि तब फिर इस्लामिक रूल आ गया था, और फिर संस्कृत लिटरेचर को पैटर्नाइज करना, संस्कृत स्कॉलर्स को पैटर्नाइज करना रोक दिया गया। टेम्पल्स को जैसे ये विलीफाई करते कि हाँ टेम्पल्स है, तो टेम्पल से ही, तो टेम्पल्स में सिर्फ पूजा नहीं होती थी। टेम्पल्स जैसे हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री का ओरिजिन जो है वो वेदास से आता है। जब वो हवन बनाते थे तो उसको ज्योमेट्रिकल एंगल से वो बनाते थे। मंदिरों को भी एक ज्योमेट्रिकल एंगल से बनाया जाता है कि हाँ सन का रेस, जैसे हम कोल्हापुर लक्ष्मी टेम्पल है तो बराबर वो डीटी के, माता लक्ष्मी के पैरों पर सूर्य की किरण आते हैं सही टाइम पे, और ऐसे कई मतलब कॉस्मिक अलाइनमेंट के हिसाब से टेम्पल्स को बनाया गया है। तो वहाँ पे क्या ऐसे ही बना दिया? विदाउट मैथमेटिक्स तो बना नहीं सकते आप। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो था वो टेम्पल का एक बिजनेस, टेम्पल में था मैथमेटिक्स का होता था। कोर्स जो था वो काफ़ी टेम्पल्स में यूज़ किया जाता था। इसलिए फिर सारे स्कॉलर्स बैठते थे और फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता था, और उसके कारण फिर मैथ्स जो था वो डेवलप होने लगा। इसलिए हम देखते कि उसके बाद में बुक्स लिखी नहीं की, क्योंकि मंदिर तोड़े गए, संस्कृत को इनकरेज नहीं किया गया। फिर बहुत सारे जो वॉरियर्स थे उनको एक्यूमुलेट नहीं किया गया, एब्जॉर्ब नहीं किया गया कि आप मतलब पॉलिटिक्स में आओ या फिर आप मिनिस्टर बन जाओ। जो उस मुस्लिम उलेमा थे उनसे ही इनपुट्स लिया जाता था। फिर जो हिंदूज थे वो लोग क्या करने लगे, जो वॉरियर्स थे, क्योंकि उनको करेज वगैरह और सारी चीज़ तो थी, कॉन्फिडेंस वगैरह था उनमें, तो उन्होंने फिर व्यापार करना स्टार्ट किया। फिर पैसा उनके पास एक्यूमुलेट हो गया। यही चीज़ हो गई ज्यूस के साथ में। जूस ने भी क्या किया, जैसे उन्होंने उनको बहुत सारे काम करने से मना किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे जनरली या तो इस्लामिस्ट रेजिम होती थी या फिर क्रिश्चियन रेजिम होती थी। तो जूस सेकेंडरी सिटीजन्स के हिसाब से, जैसे हिंदूज हम हमारे देश में रहते थे, हमसे टैक्स लिया जाता था, जजिया वगैरह, उसी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जूस की थी। उनको भी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे। लेकिन एक ऑप्शन था उनके पास में जो कि क्रिश्चियंस को अलाउड नहीं था और जो कि मुस्लिम्स को तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, मनी लेंडिंग, बैंकिंग। तो जब इनको दिखा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, तो सब लोग मनी लेंडिंग में घुस गए। मनी लेंडिंग में जाने के बाद उन्होंने मनी सप्लाई को बहुत अच्छे से उनकी पकड़ आ गई। वो मनी सप्लाई क्या होता है और मनी से ही कैसे राजे चलते हैं। जैसे बहुत सारे नोबल्स भी, जो लोग जिनको राजा समझते थे, वो नोबल्स भी जू लोग से कर्ज लिया करते थे। तो उनको समझा कि भाई ये लोग भी कर्जे पे चलते हैं। हाँ, ये तो इतना इनका ग्रैंड्योर होता है, इतने फैंसी क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन ये भी कर्जे पे चलते हैं। कई बार फिर ये नोबल्स कर्जा वापस देने लौटाते भी नहीं थे। तो इसके कारण उनकी जो फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग थी वो डीप हो गई, और इस फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के कारण उनका जो वर्ल्ड फाइनेंसेस पे थोड़ा एक जो कंट्रोल था वो बढ़ने लगा। 1870s 1880s में जब यूरोप से ज्यूज अमेरिका में जाने लगे, तो फोर्ड जो थे, हेनरी फोर्ड, वो तो एक वोकल एंटीसेमिट थे। मतलब उनको जूस के अगेंस्ट ही बात करते थे कि हाँ जूस ने क्रूसीफाई किया जीसस को, और ये क्रिश्चियन लोग मानते थे। और फिर उनके हाथ में ही पैसा है और वही वॉर करवाते हैं, वो वॉर से प्रॉफिट कमाते हैं। ये राजा को मनी लेंडिंग कर रहे हैं, वो राजा को भी मनी लेंडिंग कर रहे हैं, पैसे यही कमा रहे हैं, कोई भी जीतेगा पैसा तो इनके ही मिलने वाला है। तो काइंड ऑफ उनको उसके लिए विलीफाई किया जाता था। ये नहीं देखा जा रहा कि उन्होंने वो भी मजबूरी में स्टार्ट किया था। तो फोर्ड ने ये देखा कि शुरुआत में तो उन्होंने ज़्यादा कुछ वो किया नहीं, लेकिन 5-10 साल में जूस इतने इंपॉर्टेंट बनने लगे यूएस में। उनके जो काफ़ी कंपनीज उनके कंट्रोल में आने लगी, काफ़ी पॉलिटिकल लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड होने लगे। पार्टीज नहीं करते थे और ज़्यादा सोबर लोग हुआ करते थे, हार्ड वर्किंग थे, डिसिप्लिन थे। तो इसके कारण उनको थोड़ा सक्सेस जल्दी मिल जाता है और अपने काम से काम रखते हैं, बिजनेस में एब्जॉर्ब्ड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से अभी जैसे यहाँ पे 2000, आपको एक बात बताऊँ मैं, जो फोर्ड फाउंडेशन, हमने केजरीवाल जी को जो सपोर्ट करता था बार बार, वो फोर्ड फाउंडेशन ने 2011 से इजराइल में ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ बंद कर दी।
और जब ये अटैक हुआ था तो हमास में वो जल्दी से ह्यूमैनिटेरियन लेके चलने निकल गए, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प लेने के लिए, देने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे विलीफाई किया जा रहा है, कैसे उनको कि हाँ यार ये जो ज्यूज लोग हैं ये तो गलत ही है। तो ऐसे ही आप मोपला रिबेलियन में भी देख लो जो इंडिया में हुआ था। मोपला रिबेलियन में भी मनी लेंडिंग एंगल नहीं दिया जाता, उसको रिलीजियस एंगल दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि दिस वाज पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब उसको डिटेल स्क्रूटिनाइज करते तो हाँ उनकी मनी लेंडिंग का था, तो कहीं ना कहीं मनी लेंडिंग को ये टैकल करते हैं। दैट इज वाई कमिंग टू द पॉइंट, जो जॉर्ज सोरोस जैसे लेफ्ट इंक्लाइंड हो गए, फिर पीटर वफे जैसे लोग हो गए, या फिर फोर्ड जैसे लोग हो गए, ये लोग इनको सपोर्ट करने लगे। हाँ कि आप ये आवाज़ उठाओ, आप अगर इजराइल के अगेंस्ट बोल रहे हो तो विल सपोर्ट यू। तो अगर आप इस्लामोफोबिक का आपके ऊपर दाग लगा तो हम आपको फाइनेंस नहीं देंगे। अगर आपके ऊपर ऐसा कोई दाग लग गया कि आप रेसिस्ट है तो हम आपको फाइनेंस नहीं देंगे, बिकॉज वी आर फ्री वर्ल्ड, है ना। तो फ्री मार्केट, फ्री वर्ल्ड वाला उनका जो है ओपन सोसाइटी की जो बुक है, वो बुक में भी हिस्ट्री को मेजर ही मत करो ऐसा कहा जाता है। इसलिए इनको हिस्ट्री से भी गुस्सा आता है इन लोग को। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स नहीं दिखते, हिस्टोरिकल राइट्स नहीं दिखते, क्योंकि ओपन सोसाइटी नाम की जो बुक है जिससे जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इंस्पायर्ड है वो, और एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लो, ये सारी चीज़ें भी इजराइल के लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ गलत हो गया हमास में या फिर गजा स्ट्रिप में तो वहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी लेफ्ट लीनिंग लोगों का मिलता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, जैसे हम देख रहे हैं कि ये फाइनेंस किया, जैसे $18 बिलियन खर्च किए थे जॉर्ज सोरोस ने प्रभु चावला के एक आर्टिकल के हिसाब से। इन लोगों ने लेफ्ट इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट को या फिर मोदी लेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए $18 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। और जो फोर्ड फाउंड, और ये जो पैसा $18 बिलियन दिया है, तो मतलब इन्वेस्ट, मतलब किस तरीके से इन्वेस्ट, किस तरीके से डिस्टेबलाइज, मतलब कहाँ पैसा ये खर्च करते हैं जिससे कि डिस्टेबलाइज हो? यही ध्रुव राठी जैसे लोग। आप सोचते होंगे यार कि ध्रुव राठी दुकान कैसे चलाता है उसकी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ध्रुव राठी नहीं, रवीश कुमार मतलब किसी न्यूज़ चैनल के साथ में जुड़े हुए नहीं है, फिर भी चल रहा है सब कुछ अच्छे से। मतलब एक नरेटिव जो है वो सेटअप किया जाए किसी के थ्रू, तो ये नरेटिव सेटअप करने के लिए जो ग्राउंड लेवल पर जो भी जिस तरीके से भी जो पैसा जा रहा है, जैसे एक चीज़ मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, लोकसभा के टाइम पर आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया था, खुद राहुल गांधी जी ने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि हमारा सारे जो बैंक अकाउंट्स है वो फ्रीज किए जा चुके हैं। उन्होंने सारे कहे थे, भले वो क्लेम भी गलत था, सब फ्रीज नहीं किए गए थे, लेकिन सब फ्रीज किए गए, हमारे पास ₹1 नहीं है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बावजूद प्राइवेट प्लेन्स में वो घूम रहे थे प्रचार करने के लोकसभा के। यहाँ तक भी ठीक है कि मांग लेंगे, कहीं से मिल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा। उसी दौरान इतना बड़ा कांग्रेस का हेडक्वार्टर कैसे बनाया गया? और ख़ास बात आप सोचिए कि जब बीजेपी का हेडक्वार्टर बनाया गया था, रवीश कुमार चिल्ला के थका नहीं था कि ये कैसे बन गया, सवाल खड़े होने चाहिए, कैसे क्या बना लिया, कितना पैसा उसमें खर्च हुआ वो देखा जाना चाहिए। यहाँ पर बना, इसके बारे में चू भी नहीं किया गया। मतलब आप दोगलापन देखो, और ये लोग हैं जो दूसरों को गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर बोलते फिरते। जो मैंने फोर्ड फाउंडेशन जो है उनके जो अभी CEO है, उनके बारे में एक आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में। उनके बारे में कहा गया था कि मैन विथ $13 बिलियन वर्थ ऑफ चेकबुक, $13 बिलियन की चेकबुक है उनके पास में। तो ऐसे कौन इनसे हाथ छुड़ाना चाहेगा भाई, कि अगर $13 बिलियन के चेकबुक में तो थोड़ा सा मुझे भी चेक मिल जाए। तो क्या करो, ये जो सोचते उसको प्रमोट करो, तो फिर ये अवार्ड भी दे देंगे, अशोका फेलोशिप भी दे देंगे आपको, मैग्सेसे अवार्ड भी मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि फंडिंग और पॉलिटिकल इन दो चीज़ के अलावा बेसिकली आप ये जो मैग्सेसे अवार्ड है, इसका आप खास चीज़ एक देखिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप जो मैं बोलूँ वही बोलना, आप जर्नलिस्ट हो, जो मैं बोलूँ वही बोलना। फिर आपने वो बोल दिया जो मैंने बोला, मैंने आपको अवार्ड दिया किस चीज़ का, कि आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो। मतलब ये देखो कितना गजब का दोगलापन है। जैसे प्रभु चावला की एक आर्टिकल के हिसाब से कई बार ये कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट और प्रो मुस्लिम, लेकिन काफ़ी डीपली एनालाइज करने के बाद में उनको देखने को मिलता है कि ये एक्चुअली इंडिया के केस में या फिर एंटी हिंदूज है।
और प्रभु चावला ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि 30% ऑफ जो CEOs है आजकल, मतलब बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, या उनके CEOs हिंदूज़ हैं। और हिंदूज़ की जो ग्रोथ है, जैसे सर सैयद अहमद खान जो प्री इंडिपेंडेंट एरा में, उन्होंने भी वही बोला था कि ये लोग तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये तो उसमें जा रहे, सर्विसेज में जा रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी वहाँ पे भी मेल खाती है, इसलिए फिर हिंदूज़ को भी हेट किया जाता है क्योंकि ये जॉब्स खा रहे हैं। और फिर लेफ्टिस्ट नैरेटिव बिल्ड करना एक ईजी हो जाता है कि आपके जॉब्स खा रहे हैं, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को, रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं तुम्हारे, इसलिए आपका पहला अधिकार है। हाँ। दूसरा, लेकिन इसके वजह से अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हमको फेस करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो जो रोहिंग्या का इशू है, ये सारी चीज़ें अभी दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा वो निकल रहा है कि रोहिंग्या सपोर्टर जो है वो केजरीवाल जी बन रहे हैं ताकि जो वोट्स है वो उनको मिल पाए। तो इससे बहुत सारी एक प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि सत्ता जो है वो उसको भी डिस्टेबलाइज करने में जो है वो इसमें काम आते हैं। प्लस उसी के साथ साथ क्या होता है, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो भी एक देश को मिल जाते हैं इमिग्रेंट्स के वजह से। और इसी के वजह से जो सोरस जैसे लोग हैं जो एक कंट्री को डिस्टेबलाइज करना ही चाहते हैं क्योंकि शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, उसको ये बेनिफिट हो जाता है कि यार हमारे यहाँ पर इमिग्रेंट्स है, ये इमिग्रेंट्स, और इनके इमिग्रेंट्स को करना क्या है, इनको रेडिकलाइज करने के लिए करना क्या है, देखो भाई तुम्हारे रिसोर्सेज जो है कोई और खा रहा है, तुमको सिंपैथी नहीं मिल रही है, ये जो सरकार है तुमको सिंपैथी नहीं दे रही है, तुम उसके अगेंस्ट में विद्रोह करो। विद्रोह करने के लिए क्या है, हम 4-5 लोग आ जाएंगे, तुम 100 लोग आ जाओ, तो यहाँ पर विद्रोह जो है वो अपने आप हो जाएगा। राइट। और जैसे अपने विद्रोह का, और इसके कारण जो स्ट्रगल्स देखने को मिलता है, जैसे इजराइल और हमास में इतने दिनों से स्ट्रगल चल रहा है। अब बात तो ये भी आती है ना कि ठीक है, इजराइल तो प्रॉस्परस है, उसके पास में ये वेपन टेक्नोलॉजी है सब है, लेकिन हमास कैसे सस्टेन कर पा रहा है इतने लंबे वॉर को? अभी से नहीं, कितने सालों से सस्टेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे वही आता है कि ये जो बहुत सारे जो सोरोस से अलाइंड लोग हैं वो डिफेंस इंडस्ट्री में भी है, वो चाहते ही है कि ये वॉर्स होते रहे। वो चाहते ही रहे कि क्राइसिस हो और फिर वो मेडिसिन और सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करे। तो ये भी एक उनका है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डीप स्टेट हम कई बार बोलते हैं, तो ये डीप बिजनेस वाले भी जो लोग, बेसिकली ये जो डीप स्टेट वाले हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन चिल्ला चिल्ला के, ये लोग एक ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में है ऐसा कहते हैं। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी के विरोध में है, क्योंकि पैसे के लिए लोगों में कोरोना भी फैलाते हैं, लोगों को उसकी दवाइयाँ भी देते हैं और खुद पैसा कमाते हैं। राइट। और डराते भी हैं कि आप नहीं लोगे तो आपका मतलब आप मर जाओगे। यही सारी चीज़ है कि हमको देखने को मिलता है कि इन दिनों में, इन दोनों में, जो कि काफ़ी ऊपर से देखने में आ रही, हाँ ये तो विमेन राइट्स के एकदम ही अगेंस्ट है, ये तो एकदम फेमिनिस्ट लोग हैं, फिर भी ये दोनों साथ में कैसे खड़े होते हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। जैसे बीच में एक US में इवेंट हुआ था जिसमें अमेरिकन फ्लैग को फाड़ दिया, वहाँ पे लेफ्टिस्ट लोग थे, वो भी वो चिल्ला रहे जो USA में थे, और वो जाके बोलती है कि US रहने लायक नहीं, US इतना बुरा देश है। तो फिर जो राइट विंगर एक था उसने बोला तो तू कब जा रही है अमेरिका छोड़ के? बोले व्हाट डिड यू सेड? सुना ही नहीं आया। मतलब तुम जो देश में रह रहे हो उसी के खिलाफ आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। एंड दैट इज़ कभी कभी सरप्राइजिंग लगता है कि एक ब्लू हेयर जो वहाँ की फेमिनिस्ट का एक सिंबल है, ब्लू हेयर, पिंक हेयर और कुछ अलग तरीके के उनके जो टिपिकल क्लोथ्स है पहनकर, और बाजू में एक हिजाब क्लैड वुमन प्लेकार्ड लेके खड़ी है कि फ्री पैलेस्टीन। तो कहीं ना कहीं वो एक लगता है, लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को समझते कि हाँ भाई साथ में नहीं होंगे तो कैसे होंगे, साथ ही होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी देश को रहने लायक ये नहीं बोलते हैं जो देश सबसे ज़्यादा रहने लायक है। नहीं तो कहीं और जाकर ये बोल पाए अगर कि ये देश रहने लायक नहीं है, सीधा स्टोन टू डेथ।